प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा सेकेंड ईयर बीए के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही हूँ और फोर्थ यूनिट के अंतर्गत जो टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने केंद्र और राज्य के प्रशासनिक और विधायी संबंधों का अध्ययन किया था और आज हम बच्चों केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों की सरकारों के बीच केवल विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का ही विभाजन नहीं होता, बल्कि वित्तीय स्रोतों का भी बंटवारा होता है। वित्तीय स्रोतों के विभाजन को लेकर राज्यों के बीच मतभेद और तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह समस्या बहुत पुरानी है और विश्व में अधिकांश जगह जहां संघ व्यवस्था है वहां वित्तीय संबंधों को लेकर परेशानियां उत्पन्न होती है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्धांत हैं कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता। इन तीनों उद्देश्यों को एक साथ पाना कठिन था, इसलिए भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की गई। संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संबंधों का विभाजन किया गया, उनमें कुछ बातों को ध्यान में रखा गया। कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। पहली, संघ व राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया और द्वितीय, करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है। संघ के जो प्रमुख राजस्व स्रोत हैं उनमें निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेश ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार सम्मिलित है। और राज्यों के प्रमुख राजस्व स्रोत में प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, भूमि और भवन पर कर, संपदा शुल्क, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी सम्मिलित है। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्क हैं बिल, विनिमयों, प्रोमिसरी नोटों, हुंडियों, चेक आदि पर मुद्रांक शुल्क और दवा, मादक द्रव्य पर कर, शौक श्रृंगार की चीजों पर कर और उत्पादन शुल्क। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, रेल, समुद्र और वायु द्वारा ले जाने वाले माल व यात्रियों पर सीमांत कर, रेल भाड़े जो है और वस्तु भाड़ों पर कर, शेयर बाजार, सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय, उसमें प्रकाशित किए गए विज्ञापन जो है उस पर, और समाचार पत्रों के अन्य अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य से माल के क्रय विक्रय पर कर। कुछ कर संघ द्वारा आरोपित व संग्रहित किए जाते हैं, लेकिन उनका विभाजन संघ व राज्यों के बीच होता है। आय कर का विभाजन संघीय भूभागों के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। दूसरा जो बिंदु है वह है सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान। संविधान में केंद्र व राज्यों को 4 तरह के सहायक अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था है। पहली, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों बिहार, पश्चिमी बंगाल, असोम व उड़ीसा को दिया जाता है। दूसरा, बाढ़, भूकंप व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। तीसरा, जनजातियों व कबीलों की उन्नति और उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायक अनुदान दिया जाता है। और चौथा, राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र राज्यों को वित्तीय सहायता कर सकता है। तीसरा बिंदु है ऋण लेने संबंधी उपबंध। संविधान केंद्र को अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य सरकार पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज
संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार का जो कर्ज है वह देते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकती है। करों की विमुक्ति की बात की जाए तो राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते। इसी तरह संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष रूप से यह जांच करता है। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद राज्यों की आय पर नियंत्रण रखती है। वित्तीय संकट काल घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों की आय में भाग बटाने से संबंधित हो। केंद्रीय सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संघवाद की सामान्य प्रकृति केंद्रीयता के अनुकूल ही इन उपबंधों की योजना हुई है। केंद्र सरकार वित्त के क्षेत्र में राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। कई बार केंद्र और राज्यों के मध्य तनाव उत्पन्न होता है आपसी संबंधों को लेकर। वित्तीय साधनों के वितरण की जो प्रचलित व्यवस्था है, जैसे राज्यों को अनुदान और सहायता बहुत कम दिए जाते हैं जिससे वे अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। राज्यों को बराबर शिकायत रहती है कि केंद्रीय सरकार अनुदानों का वितरण करते समय पक्षपातपूर्ण उनसे आचरण करती है। तो वित्तीय साधनों के वितरण को लेकर राज्यों में असंतोष पाया जाता है और इस तरह की शिकायतें सामने आती रहती है। और हम यह भी देखते हैं कि जो राज्य हैं वो वित्तीय साधनों के लिए केंद्र सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। राज्यों की ऋणग्रस्तता में लगातार वृद्धि हुई है और इस तरह की स्थिति बन गई है कि ऋण अदायगी और ब्याज की रकम मिलकर नई केंद्रीय सहायता से अधिक हो जाती है, जिसका सीधा अर्थ है कि साधनों का वितरण विपरीत दिशा में हो जाता है। यह स्थिति केंद्र राज्य संबंधों के संतुलन की दृष्टि से उचित नहीं है। आलोचना का विषय यह भी रहता है कि केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, जबकि 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र के बाहर है। बंटवारे की यह पद्धति भी मनमाने ढंग की है, चाहे बंटवारा योजना आयोग द्वारा ही क्यों न हो। योजना आयोग की भूमिका को लेकर भी केंद्र और राज्य के मध्य विवाद बनते रहते हैं और राज्यों को सामान्यतया शिकायत रहती है कि योजना आयोग ने उनकी शक्तियों को आघात पहुंचाया है। 1967 से राज्यों में केंद्रीय सरकार और योजना आयोग का जो विरोध है वह करने की प्रवृत्ति उभरती चली गई है और यह भी मांग की जा रही है कि योजना आयोग के कार्यों को सीमित किया जाना चाहिए और जो अनुदान दिए जाएं वे सशर्त नहीं होने चाहिए। संविधान में के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार के नियमन की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय और राज्य हितों या राज्य विशेष के हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करती है, लेकिन कुछ राज्य इस हस्तक्षेप से नाराज होते हैं और केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति सामने आती है। संविधान का अनुच्छेद 280 यह उपबंध देता है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे, जिसमें एक सभापति और 4 अन्य सदस्य होंगे। इस आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ व राज्यों के मध्य करों के विभाजन, भारत की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान देने, वित्त के स्थायित्व तथा राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए विषयों के संबंध में सिफारिश करे। तो समय समय पर वित्त आयोग द्वारा सिफारिशें की गई है और केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं उनमें
कई मोड़ आए हैं और उनको दूर करने का प्रयास भी किया गया है। वित्तीय साधनों के न्यायपूर्ण आवंटन की बात की गई है और केंद्र राज्य आर्थिक संबंधों को अधिक सहज बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा भी प्रयास किए जाते रहे हैं, जिससे कि जो संघ है वह मजबूती से कार्य करे और राज्य जो है उनकी निर्भरता केंद्र पर कम से कम रहे। यह भी सिफारिश की गई है कि राज्यों को वित्तीय क्षेत्र में स्वायत्तता दी जानी चाहिए, जिससे कि वे अपना विकास कर सकें और उनके वित्तीय साधनों में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए स्वयं राज्य सरकारों को भी प्रयास करते रहने चाहिए। एक और तो मितव्ययता अपनाई जानी चाहिए तथा दूसरी ओर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की चेष्टा छोड़कर वित्तीय साधन बढ़ाने चाहिए। वस्तुतः वित्तीय अधिकारों के मामले में केंद्र और राज्यों के बीच कोई टकराव होने नहीं चाहिए। वे एक दूसरे के पूरक बनने चाहिए। दिशा निर्देश देना, तालमेल बैठाना, साधनों के वितरण का काम केंद्र के पास तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर अमल का दायित्व और अधिकार राज्यों के अंतर्गत हो तो विवाद का कोई कारण नजर नहीं आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो भारत में व्यवस्था है वह केंद्र सरकार के पक्ष में है और केंद्र सरकार को राज्यों पर नियंत्रण की स्थिति प्राप्त है। लेकिन फिर भी राज्य केंद्र सरकार की इकाइयां मात्र नहीं है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा भी है, भारत नई दिल्ली नहीं है बल्कि राज्यों की राजधानियां भी है। राज्य केंद्रीय सहायता के आकांक्षी हैं, किंतु राज्यों के सहयोग के बिना संघ बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। राज्य सरकारें केंद्र सरकार की नीतियों का माध्यम हो सकती हैं, किंतु उसकी सहायता के बिना केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को क्रियान्वित नहीं कर सकते। वस्तुतः दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। अतः केंद्र और राज्य सरकारें यदि परस्पर सहयोग से कार्य करें तो एक मजबूत और सुदृढ़ संघ की स्थापना संभव है।